नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आद्विक एजुकेशन अकेडमी पर। हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति अनुभववादी विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। यह उक्ति किसकी है? राजनीतिक संस्कृति अनुभववादी विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए लुसियन पाई, बी सिडनी बर्वा, सी हामंड एवं पावेल, डी मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिडनी बर्वा। सिडनी बर्वा का यह कथन है, राजनीतिक संस्कृति अनुभववादी विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान या राष्ट्र से एकात्म का भाव नहीं रखना राजनीतिक संस्कृति की एकता में। लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान या राष्ट्र से एकात्म का भाव नहीं रखना राजनीतिक संस्कृति एकता में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोमालिन्यता है, ऑप्शन बी उदासीनता है, ऑप्शन सी बिखराव है, ऑप्शन डी दरार है। लोगों में राष्ट्र के प्रति सम्मान या राष्ट्र से एकात्म का भाव नहीं रखना राजनीतिक संस्कृति की एकता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक प्रकार की दरार है। राष्ट्रीय पहचान राजनीतिक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण दिशा मानी जाती है क्योंकि राष्ट्रीय पहचान से राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार बनता है। राष्ट्र के सम्मान या राष्ट्र से एकात्म का भाव नहीं रखना राजनीतिक संस्कृति की एकता में दरार पड़ने की पुष्टि मानी जाती है। इसी के अभाव में 1971 ईस्वी में पाकिस्तान खंडित हुआ और नए बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसी की कमी से आज श्रीलंका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पीटर बर्कले ने राजनीतिक संस्कृति से कितने फायदे बताए हैं? पीटर बर्कले ने राजनीतिक संस्कृति के कितने फायदे बताए हैं? ऑप्शन ए 2 फायदे, ऑप्शन बी 3 फायदे, ऑप्शन सी 4 फायदे, ऑप्शन डी 5 फायदे। पीटर बर्कले ने राजनीतिक संस्कृति के कितने फायदे बताए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 फायदे। वो कौन कौन से हैं? पहला है, राजनीतिक संस्कृति की जांच अनुभाविक ढंग से की जा सकती है। दूसरा है, इस दृष्टिकोण पर आधारित शोध में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। तीसरा है, इस दृष्टिकोण के संकेतक मापनीयता के योग्य होते हैं। चौथा है, ये विविध प्रत्ययों को राजनीतिक व्यवस्था की अपनी आवश्यकता में एकीकृत करने का अवसर प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संघात्मक एवं सकारात्मक वर्गीकरण का आधार शासन शक्तियों का। संघात्मक एवं सकारात्मक वर्गीकरण का आधार शासन शक्तियों का। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभाजन है, ऑप्शन बी भौगोलिक विभाजन है, ऑप्शन सी क्षेत्रीय एवं भौगोलिक विभाजन है, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विभाजन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय एवं भौगोलिक विभाजन है। संघीय एवं सकारात्मक वर्गीकरण का आधार शासन शक्तियों का क्षेत्रीय संघीय शासन व्यवस्था में
शक्तियाँ क्षेत्रीय एवं भौगोलिक स्थिति के रूप में विभाजित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियाँ मौलिक होती हैं और इकाइयों की शक्तियाँ प्रदत्त? किस शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियाँ मौलिक होती हैं और इकाइयों की शक्तियाँ प्रदत्त? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए संघात्मक शासन व्यवस्था में, ऑप्शन बी एकात्मक शासन व्यवस्था में, ऑप्शन सी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। किस शासन व्यवस्था में केंद्र की शक्तियाँ मौलिक होती हैं और इकाइयों की शक्तियाँ प्रदत्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकात्मक शासन व्यवस्था में। एकात्मक शासन व्यवस्था में सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं और जो शक्तियाँ राज्यों में या इकाइयों में प्रदत्त की जाती हैं वो केंद्र से ही प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब संविधान द्वारा शासन के सब अधिकार केवल एक सत्ता को सौंप दिए जाते हैं और अन्य स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें अपना सब अधिकार उस सत्ता से प्राप्त करती है, जहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी केवल उसी से प्राप्त करती है, उस देश में एक एकात्मक सरकार कही जाती है। ये किसकी परिभाषा है? जब संविधान द्वारा शासन के सब अधिकार केवल एक सत्ता को सौंप दिए जाते हैं और अन्य स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारें अपना सब अधिकार उस सत्ता से प्राप्त करती है, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी केवल उसी से प्राप्त करती है, उस देश में एक एकात्मक सरकार कही जाती है। ये किसकी परिभाषा है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी बिलोबी, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी फाइनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गार्नर। गार्नर ने एकात्मक सरकार के निम्न लक्षण बताए हैं। एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार में पूर्ण रूप से शासन शक्ति केंद्रित होती है। एकात्मक राज्य एक इकाई होती है। क्षेत्रीय या स्थानीय इकाइयां केंद्र के मातहत होती हैं और उसी के सुविधा अनुसार कार्य करती हैं। एकात्मक शासन में संविधान के मुताबिक केंद्र और इकाइयों के बीच शासन शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। इसमें सत्ता का स्रोत भाग एक होता है। सत्ता का मूल स्रोत केंद्र सरकार में निहित होता है। केंद्र सर्वशक्तिमान होता है और इकाई सरकार केंद्र सरकार के अभिकर्ता होती हैं। अवयवी इकाइयां केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आदेश समझकर स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एकात्मक शासन प्रतीक है। एकात्मक शासन किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता का, सांस्कृतिक एकता का, भौगोलिक एकता का या फिर राजनीतिक एकता का? एकात्मक शासन किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एकात्मक सरकार में जनता के बीच क्या बढ़ जाती है? एकात्मक सरकार में जनता के बीच क्या बढ़ जाती है? कार्यकुशलता, आत्मीयता, उदासीनता या फिर अकर्मण्यता? एकात्मक सरकार में जनता के बीच क्या बढ़ जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदासीनता। इसमें जनता उदासीनता का प्रतिभाग करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संघ सरकार का आधार है। संघ सरकार का आधार है विभिन्नता। ऑप्शन बी धार्मिक उन्माद, ऑप्शन सी राजनीतिक बिखराव या फिर ऑप्शन डी समझौता।
संघ सरकार का आधार है? संघ सरकार किस आधार पर चलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता एवं शक्ति का भाग संघीय इकाइयों में निहित रहता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में, जो केंद्रीय इकाइयों के समुदाय द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती हैं। ये किसके शब्द हैं? संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता, नहीं होगा इसमें, सत्ता है ये, सत्ता एवं शक्ति का भाग संघीय इकाइयों में निहित रहता है और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में, जो केंद्रीय समुदाय द्वारा जानबूझकर संगठित की जाती हैं। ये किसके शब्द हैं? ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी नाथन, ऑप्शन सी डाइसी, ऑप्शन डी गार्नर। ये किसकी परिभाषा है संघात्मक शासन के बारे में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्नर। अगला क्वेश्चन है संघ शासन में संविधान होना चाहिए? संघ शासन में संविधान होना चाहिए आलेखित एवं सुपरिवर्तनशील, ऑप्शन बी विकसित एवं आलेखित, ऑप्शन सी नमनीय एवं विकसित, ऑप्शन डी लिखित एवं कठोर। संघ शासन में संविधान कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित एवं कठोर। संघ शासन में संविधान लिखित एवं कठोर होना चाहिए। और लिखित एवं कठोर संघ शासन। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी नौकरशाही शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी दोहरी शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरी शासन व्यवस्था। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है, एक केंद्र में और दूसरी राज्यों में। इकहरी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। नौकरशाही शासन व्यवस्था ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखा जाता है। जनतांत्रिक शासन व्यवस्था ये नौकरशाही और जनतांत्रिक दोनों एक में ही होते हैं। नौकरशाही को हम फाशीवादी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगर कतिपय स्वतंत्र राज्य सुरक्षा, विकास, व्यापार आदि की प्राप्ति हेतु समझौता करके संघ राज्य की स्थापना करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर कतिपय स्वतंत्र राज्य सुरक्षा, विकास, व्यापार आदि की प्राप्ति हेतु समझौता करके संघ राज्य की स्थापना करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सम्मेलन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी पृथक्करण की प्रक्रिया, ऑप्शन सी कठोरता की प्रक्रिया, ऑप्शन डी साधारण प्रक्रिया। अगर सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और व्यापार के लिए समझौता करके संघ राज्य की स्थापना करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सम्मेलन की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सम्मेलन की प्रक्रिया। इसी को ही सामाजिक समझौता प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भविष्य की चौथाई शताब्दी में राज्य खोखले बन जाएंगे और वे मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर करेंगे। ऐसा किसने कहा था? भविष्य की चौथाई शताब्दी में राज्य खोखले बन जाएंगे और वे मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे
तथा अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर करेंगे, ऐसा किसने कहा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राइस, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी लियोनार्ड, ऑप्शन डी सिजविक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लियोनार्ड। आधुनिक युग में दुनिया के प्राय सभी संघ राज्यों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में एक संघ राज्य रहते हुए भी केंद्र को मजबूत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के पैर में अवरोध और संतुलन की जंजीर बंधी है और स्विट्जरलैंड में केंद्र कैंटनों का शिक्षक और निरीक्षक दोनों जैसे ही लगता है। कांग्रेस का दूसरा सदन सीनेट राष्ट्रपति का कार्यपालक शक्ति को चुनौती देता है। इसलिए तो अमेरिका संघ राज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के भागीरथ प्रयास के निर्मित राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रह सका। भारतीय संविधान का ऐसा स्वरूप है जिसमें संघात्मकता एकात्मकता के सामने घुटना टेकती है। लियोनार्ड ने इसी को देखते हुए संघीय राज्य में इकाइयां संघीय ग्रामीण जिला के रूप में काम करने लगेंगी, यह भविष्यवाणी की थी। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि संघात्मक संविधान लिखित और कठोर होता है, लेकिन परिस्थिति बस उसे विकसित होने के लिए विवश होना पड़ता है। कौन सा ऐसा देश इसका उदाहरण है जो पहले तो इकाई सरकार को मजबूत बनाई, लेकिन बाद में परिस्थिति बस इकाइयों की तुलना में केंद्र की शक्ति बढ़ती गई? यद्यपि संघात्मक संविधान लिखित और कठोर होता है, लेकिन परिस्थिति बस उसे विकसित होने के लिए विवश होना पड़ता है। और कौन ऐसा देश है देश इसका उदाहरण है जो पहले तो इकाई सरकार को मजबूत बनाया, लेकिन बाद में परिस्थिति बस इकाइयों की तुलना में केंद्र की शक्ति बढ़ती गई? इसका ऑप्शन है फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका में पहले तो अमेरिका में पहले तो जो इकाई सरकार को मजबूत बनाया गया, लेकिन बाद में परिस्थिति बस इकाइयों की तुलना में केंद्र को शक्ति अधिक दे दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस देश के संविधान में उस देश को राज्य मंडल कहा गया है, लेकिन वह एक संघ राज्य के रूप में है? किस देश के संविधान में उस देश को राज्य मंडल कहा गया है, लेकिन वह एक संघ राज्य के रूप में है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। किस देश के संविधान में उस देश को पहले तो राष्ट्रमंडल कहा गया, लेकिन वह अब एक संघ राज्य के रूप में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप के बीच में बसा एक देश है। 12वीं शताब्दी में हैम्सबर्ग साम्राज्य का उदय हुआ। बीच में बसे 3 स्वायत्त राज्य उरी, स्वाइज और हेम्परबोल्डेन की सारी जनता ने कटिबद्ध होकर एक साथ हैम्सबर्ग साम्राज्य के आक्रमण का मुकाबला मरते दम तक करने की ठान ली और एक राज्यमंडल या परिसंघ की स्थापना सुरक्षा के लिए कर ली। हैम्सबर्ग आक्रमण लौट गया, तीनों राज्यों की मित्रता एक होकर आगे बढ़ती गई, लेकिन आज ये स्थिति है कि स्विट्जरलैंड राज्यमंडल नाम के लिए संविधान के पन्नों में सिमट गया और संघ राज्य संघीय संप्रभुता बढ़ते हुए
अब तो उत्तरोत्तर केंद्र को शक्तिशाली बना रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा की अवश्य संभावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष। ऑप्शन बी, दो देशों या देश के समूह में जो शक्ति संतुलन बनाए रखने से नियंत्रित रखे जा सकते हैं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष। ऑप्शन सी, देश के बीच अन्योन्य क्रियाएं जो शांतिपूर्वक ढंग से अंतरराष्ट्रीय विधि तथा व्यवस्थापन द्वारा की जा सकती हैं। ऑप्शन डी, देश के बीच अन्योन्य क्रिया जो उन देशों के नेताओं द्वारा पथ प्रदर्शित तथा गठित की जाती हैं। मार्क्सवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा की अवश्य संभावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष। मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवाद के विस्तार के साथ विश्व संप्रभुता संपन्न राष्ट्र राज्यों में विभाजित नहीं रहेगा, बल्कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो बड़े बड़े परस्पर विरोधी वर्गों बुर्जुआ और पूंजीपति में बढ़ जाएगा। इन दोनों का संघर्ष ही भावी भविष्य का मुख्य संघर्ष होगा। इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीपतियों और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है? निम्नलिखित में से किस नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है? ऑप्शन ए, अल्प विकास के प्रमुख कारण के रूप में अधिशेष प्राप्ति को। ऑप्शन बी, विकासशील देशों में भूमि, खान तथा मानव शक्ति द्वारा संपूरित होती हुई व्यापार के एकाधिकार को। ऑप्शन सी, प्राधान्य केंद्र द्वारा पूंजी पर प्रधानता को। ऑप्शन डी, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश। बहुराष्ट्रीय निगम उपनिवेशवाद या नवीन निर्भरता की रणनीति का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चूंकि बहुराष्ट्रीय निगम के आगमन से विकासशील देशों को विदेशी पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बुनियादी ढांचों का विकास होता है, इसलिए यहाँ इन निगमों को आकर्षित करने के लिए होड़ मची रहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जटिल समस्याओं के समाधान हेतु निम्न बातों पर बल देता है। वे हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जटिल समस्याओं के समाधान हेतु निम्न बातों पर बल देता है। वे हैं, ऑप्शन ए, राष्ट्रों को अपने अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऑप्शन बी, शक्ति राजनीति की प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऑप्शन सी, विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ऊपर के तीनों। राष्ट्रों को अपने अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सही है। ये भी सही है। अगला है
शक्ति राजनीति प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये भी सही है। विश्व की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए। ऊपर के ये तीनों कथन ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किसका दर्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है? अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किसका दर्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है? ऑप्शन ए हैलिफैक्स का, मैकियावेली का, जॉर्ज कैनिन का या फिर हेनरी किसिंजर का। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किसका दर्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। मैकियावेली एक अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शास्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। इसका कथन है, मनुष्य शस्त्र धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। किसका कथन है? ऑप्शन ए जॉर्ज कैनिन, ऑप्शन बी हॉर्ज हर्जर, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी रोनाल्ड नेबूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता कौन माना जाता है? ऑप्शन ए मार्गेंथाउ, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी डॉक्टर हेनरी किसिंजर, ऑप्शन डी रोजनाल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हेनरी किसिंजर। ये एक हेनरी किसिंजर एक यथार्थवादी वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्णय सिद्धांत का निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? निर्णय सिद्धांत का निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन ए किसी राष्ट्र द्वारा लिए गए विदेश नीति के निर्णयों पर, ऑप्शन बी घरेलू राजनीति का विदेश नीति के निर्णयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर, ऑप्शन सी विशिष्ट निर्णयकर्ता पर जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं, ऑप्शन डी वास्तविक तथा वस्तुपरक परिवेश पर जो विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। निर्णय सिद्धांत का निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट निर्णयों पर। विशिष्ट निर्णयकर्ता जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं। निर्णय सिद्धांतकार कार्ल ड्यूस ने अपनी चर्चित कृति नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत ये तर्क दिया था कि विभिन्न देशों के नीति निर्माता विश्व राजनीति के अंतर्गत लगातार बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए उपयुक्त राजनीति का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। प्रत्यक्षण, कल्पना, प्रत्याशा, सूचना, अतिभार। प्रत्यक्षण मतलब परसेप्शन, कल्पना मतलब इमेजिनेशन, प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ, सूचना अतिभार मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इन पर विचार करिए। जॉर्ज बर्टन द्वारा विवेचित उपयुक्त कारकों में से कौन से निर्णय को निर्धारित करते हैं? ये जॉर्ज बर्टन द्वारा विवेचित उपयुक्त कारकों में से कौन से निर्णय को निर्वाचित करते हैं? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। इसके ऑप्शन थोड़ा नीचे हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो
ऊपर वाला ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा, जिससे कि ऑप्शन दिखाई दे। ये है ये है पूरा, प्रत्याशा, कल्पना और सूचनातिभार और प्रत्यक्षण। इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन है 1 और 4। पहला यानी प्रत्यक्षण और सूचनातिभार, बी है प्रत्यक्षण कल्पना, सी है 2, 3, 4, डी है 1, 3, 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन कौन से सही हैं? जॉन बर्टन ने कौन से कारक दिए हैं? पहला दिया है प्रत्यक्षण, प्रत्याशा, सूचना, अतिभार। इमेजिनेशन इन्होंने नहीं दिया है, ये काल्पनिक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से जॉन बर्टन एक हैं। इनके अनुसार परिस्थिति की समझ, राष्ट्रों की आकांक्षाएं तथा सूचनाएं प्रसार, इन 3 तत्वों पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं। पहला कारक पर्यावरण के प्रत्यक्षण का है। यह आवश्यक है कि निवेश और निर्गम कारकों को ठीक ठाक देखें, क्योंकि उसका प्रत्यक्षण गलत होने पर निर्णय भी गलत हो सकता है। दूसरा दिया था इन्होंने प्रत्याशा, जो भविष्य के व्यवहार के बारे में बताती है। तीसरा दिया था इन्होंने, तीसरा कारक था इनका सूचना अतिभार, सूचना को अतिभार बनाने का है, जिससे समन्वय की समस्याएं पैदा होती हैं। परिणाम यह होता है कि निर्णयकर्ता अक्सर सारी उपलब्ध जानकारी की परीक्षा करने और पूर्वताओं का निर्णय करने में असमर्थ रहते हैं। ये जॉन बर्टन ने 3 कारक दिए थे। सूचना निर्णय निर्माण के 3 कारक बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आदर्शवादी यथार्थवादी के त्रुटियों से बचने के लिए यथार्थवादी का दर्शन किसने दिया? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आदर्शवादी यथार्थवादी के त्रुटियों से बचाने के लिए यथार्थवाद का दर्शन किसने दिया है? ऑप्शन है हैलीफैक्स, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्ज, ऑप्शन सी मार्टिन वाइट, ऑप्शन डी E.H. कार। ये किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज हर्ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार है। ऑप्शन ए भूगोल और मानव शास्त्र, ऑप्शन बी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन, इतिहास और कानून, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण का क्या आधार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दर्शन, इतिहास और कानून। भूगोल और मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान ये आधुनिक राजनीति के दृष्टिकोण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कितनी ईस्वी में हेडले बुल ने वैज्ञानिक प्रणाली को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु परंपरागत को अपने अध्ययन को केंद्र बनाया? कितने ईस्वी में हेडले बुल ने वैज्ञानिक प्रणाली को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु परंपरागत को अपने अध्ययन को केंद्र बनाया? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1968 में। कितनी ईस्वी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में हेडले बुल ने वैज्ञानिक प्रणाली को चुनौती देते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु परंपरागत को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रोलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल यानी मिक्स्ड मोटिव पैनल की संकल्पना में पूर्णतः कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? रोलिंग के मिश्रित खेल उद्देश्य
उद्देश्य खेल मिक्स्ड मोटिव पैनल की संकल्पना में पूर्णतः कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? ऑप्शन ए राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी डी सामरिक और सैनिक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। रेलिंग के मिश्रित खेल सिद्धांत की संकल्पना में पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण निहित हैं। इस सिद्धांत में कहीं अधिक विविध प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं। इस संप्रत्य की सहायता से आदमी न होकर दिलचस्पी की समस्याओं और घटनाओं के अनुभव द्वारा समझने के लिए अधिक लाभप्रद प्रयत्न करता है, बल्कि ये प्रत्यक्षण के सिद्धांत और संगठनात्मक सिद्धांत तथा निर्णय सिद्धांत भी बना सकता है। रोलिंग ने अपना विश्लेषण मुख्यतः सीमित युद्ध और निवारण पर और शस्त्र नियंत्रण की समस्याओं पर लगाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन एक अभ्युपगम मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन एक अभ्युपगम मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए यथार्थवादी सिद्धांत की मास्टर कुंजी हित की संकल्पना है, जिसे शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रदान करता है। ऑप्शन सी शक्ति व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों का मन और क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। ऑप्शन डी राष्ट्र अपने नागरिकों के अच्छे जीवन में भी वृद्धि करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनमें से मॉर्गेनथाउ ने कौन सा कथन नहीं दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रदान करता है। हंस जे मॉर्गेनथाउ ने अपनी महत्वपूर्ण कृति अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत कहा है कि राजनीतिक अनिवार्यता और नैतिक कर्तव्य दोनों ये मांग करते हैं कि किसी देश का राष्ट्रीय हित ही उसकी विदेश नीति का एकमात्र मार्गदर्शन होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को अपनी समझ से अपने लिए उपयुक्त नीति का चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी सर्वत्र छाने लगा किस कालखंड में? व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी सर्वत्र छाने लगा किस कालखंड में? इसके ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में, ऑप्शन सी शीत युद्ध के दौरान 2 दशकों में, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके समाप्त होने के बाद के 2 दशकों में, यानी उसके समाप्त होने के 20 वर्षों में व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी छाने लगा था। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस और मतलब देखने के लिए या फिर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तैयारी में 4 चांद लगाएं। ये क्वेश्चंस पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आगे मैं टीजीटी लेवल के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।